जय हिंद टू ऑल। आज के इस वार हीरोज़ के चैप्टर में हम 1971 की लड़ाई में जो हमारे अगले वार हीरोज़ हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों साहब तथा अल्बर्ट इक्का साहब के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। तो अगले हमारे वार हीरोज़ जो पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान के सकरगढ़ सेक्टर वाले एरिया में जरपाल नामक गांव के आसपास जो लड़ाई हुई है, जिस लड़ाई को बसंतर का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह लड़ाई जो लड़ी गई थी वह बसंतर नदी के आसपास के एरिया में लड़ी गई थी। तो इस लड़ाई के दौरान हमारे दोनों जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उन दोनों का एरिया वही है, दोनों ने उसी एरिया के अंदर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं उन दोनों वार हीरोज़ का जीवन परिचय और किस तरह से उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब के बारे में। यह 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट से बिलोंग करते थे तथा जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई वह सकरगढ़ सेक्टर के अंतर्गत जरपाल नामक गांव के पास में लड़ी गई थी और यह 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई थी जो इन्होंने लड़ी। यह भी मैं आपको बता दूं कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब को मात्र 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र से का सम्मान पाने का मौका मिला था। तो इनका आप समझ सकते हैं कि जस्ट ये आर्मी में भर्ती हुए, उसके बाद ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद कमीशन हुए, कमीशन के कुछ समय बाद ही इनको लड़ाई में आने का मौका मिला और ये फाइनली इन्होंने परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये जानते हैं इनके बारे में। अरुण खेत्रपाल साहब ने खुद को इस जंग में भाग लेने की इच्छा अपने अधिकारियों से जताई थी। प्रारंभ में बोला जाता है कि जब हमारा ये 1971 की लड़ाई शुरू हुई उस समय तक इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इन्होंने इस युद्ध में जाने के लिए अपने अधिकारी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला कि यदि आप अपनी ट्रेनिंग को कम समय में पूरा कर लो तो आप जा सकते हो। तो इन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की और अपनी जो ट्रेनिंग थी, जो टैंकों की ट्रेनिंग थी, उसको कम समय के अंतर्गत पूरा किया और इस युद्ध में इन्होंने भाग करने की जो इच्छा थी इनकी वह पूरी हुई। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को 20 स्क्वाड्रन कमांडर ने पूना हॉर्स के सुदृढ़ीकरण के लिए कहा, क्योंकि पाकिस्तानी कवच जो एक बेहतर अवस्था में था ने सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल नामक गांव में अपना पोजीशन बना रखी थी। तो वहां पर जवाबी हमला कर वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ना था। और ये मैंने बताया आपको कि ये बसंतर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि ये बसंतर नदी के कैचमेंट एरिया के आसपास पड़ता था। तो इसी युद्ध में हमारे जो सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब थे, उन्होंने अपनी पूरी यूनिट के साथ में, अपने पूरे फौजियों के साथ में उन्होंने वह एरिया पार किया। तो जैसे ही उस एरिया में वह आते हैं तो चूंकि वहाँ पर दुश्मन पहले से अपनी पोजीशन बनाए बैठा है, अपना डिफेंस बनाए बैठा है, दुश्मन ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने आरसीएल बंदूक से और अपनी गनों से फायर की, जिससे हमारे जो सैनिक थे वह आग के चपेट में भी आए। लेकिन हमारे सैनिक निडर होकर इस युद्ध में आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनका डटकर मुकाबला किया। यह एक फोटो जो नेट से मिली जिसमें बताया गया है कि अरुण खेत्रपाल साहब इधर रेड सर्कल के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। ये उसी समय की फोटो है जो कभी किसी ने ली होगी। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब ने तब तक लगातार हमला करना जारी रखा जब तक कि दुश्मन के सभी विरोधों पर काबू नहीं पा लिया गया। उसके तुरंत बाद ही दुश्मन ने दूसरा हमला किया और इस बार उन्होंने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब और 2 अन्य टैंकों को अपना कब्जा बना लिया। चूंकि सबसे ज़्यादा नुकसान दुश्मन को इधर से हो रहा था, तो दुश्मन को लगा कि हम भी भारतीय फौजों के इन टैंकों को शांत करें जिससे कि हमें नुकसान कम हो। तो उन्होंने इस तरफ अपना अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इधर भयंकर टैंक की लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच हमारी सेना के द्वारा और स्पेशली अरुण खेत्रपाल साहब के जो ग्रुप था इनके द्वारा पाकिस्तान के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया गया। इस लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब को भी गंभीर रूप से घायल हुए। उनको उस समय ऑर्डर दिया गया कि आप घायल हो चुके हो, आपका टैंक के अंदर भी नुकसान हो चुका है, आप इस लड़ाई में वापस आ जाइए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मेरी बंदूक चल रही है, मैं इस लड़ाई में अभी वापस नहीं आऊँगा, मैं दुश्मन को यहाँ से खदेड़ कर ही आऊँगा। क्योंकि वह जानते थे कि इस समय दुश्मन की रीढ़ टूट चुकी है और यदि वह इस समय युद्ध भूमि को छोड़ देते हैं तो दुश्मन को समय मिल जाएगा और वह वापस उस एरिया पे कब्जा कर लेगा। उनकी और तथा उनके साथियों की सारी मेहनत यहाँ पर बेकार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एहसास हुआ कि दुश्मन बुरी तरह से नष्ट होने के बावजूद भी उनकी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने अपने टैंक को नहीं छोड़ा और दुश्मन के ऊपर सेंध लगाते रहे और उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहे। इसी बीच
उन्होंने दुश्मन के एक और टैंक को नष्ट कर दिया। और जब दुश्मन को लगा कि जो इस चारों तरफ इस तरह से नुकसान हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप दुश्मन ने भी अरुण खेत्रपाल साहब की ओर अटैक किया और इस प्रहार के अंतर्गत हमारे वीर अधिकारी की मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 1972 को उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया और यह उनका परमवीर चक्र 16 दिसंबर 1971 से ही प्रभावी माना गया है। तो यह थे हमारे वार हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब, जो जिनके बारे में भी मैंने बताया। इसी लड़ाई में हमारे जो दूसरे वार हीरो हैं, अभी उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, वह भी इस जरपाल नामक गांव के अंतर्गत ही थे और उनका नाम है हमारा मेजर होशियार सिंह दहिया साहब, जो ग्रेनेडियर रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और यह भी सकरगढ़ सेक्टर जरपाल गांव की लड़ाई के अंतर्गत इन्होंने हिस्सा लिया। जो अभी मैंने अरुण खेत्रपाल साहब की लड़ाई के बारे में बताया, वहीं पर इनका भी योगदान रहा है। यह 17 दिसंबर 1971 की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई। जिस समय इन्होंने यह लड़ाई लड़ी उस समय इनकी रैंक मेजर थी, बाद में ये ब्रिगेडियर की रैंक से रिटायर हुए इंडियन आर्मी के अंतर्गत। इन्होंने बाद में भी इंडियन आर्मी को सेवा दी है। तो आइए जानते हैं इनकी उस वीर कहानी के बारे में। 14 दिसंबर 1971 को 3 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर को सुपवाल खाई में ब्रिगेड का हमला करने का आदेश दिया गया। इन 3 ग्रेनेडियर्स को जरवाल तथा लोहाल गांव पर कब्जा करने का आदेश मिला गया। चूँकि हमारी ये जरपाल नामक गांव था, यह सैनिक फौज की पोजीशन बनाने के हिसाब से काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। तो पाकिस्तानी इसके ऊपर पहले से हमला जमाए बैठे हुए थे और हमें भी यही टास्क दिया गया, हमारी फौजों को भी ये टास्क दिया गया कि हमें भी आगे बढ़ने के लिए, आगे इस युद्ध में अगर हमें बढ़ना है तो इस गाँव के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। चूँकि ये गाँव एक ऐसी लोकेशन पर आता था जहाँ से हम आसानी से पाकिस्तान के सियालकोट तक के एरिया को कवर कर सकते थे। तो इसी लड़ाई के अंतर्गत 15 दिसंबर 1971 को 2 कंपनियां, जिनमें से एक का नेतृत्व मेजर होशियार सिंह दहिया साहब कर रहे थे, ने हमले का पहला दौर आगे लेकर बढ़ी और दोनों कंपनियों ने अपनी फतह दुश्मन की भारी गोलाबारी, बमबारी और मशीन गन का सामना करते हुए हासिल कर ली और उन्होंने जरपाल नामक गांव पर पहले अटैक के अंदर कब्जा कर लिया। इस अटैक के दौरान हमारी जो कंपनी थी उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 20 जवानों को युद्धबंदी भी बना लिया और भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार तथा उनके कुछ मीडियम मशीन गन को अपने कब्जे में भी ले लिया। तो ये पहली बड़ी उपलब्धि थी जो पहले अटैक में हमारी भारतीय फौजों द्वारा पाकिस्तान के इस गांव को, जो जरपाल नामक गांव था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से रिवर्ट किया, फिर से उन्होंने अटैक करना शुरू किया। ये जरपाल नामक गांव है जो भी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये सकरगढ़ सेक्टर आता है पूरा और ये यहीं पर इसी एरिया के अंदर हमारी बसंतर नदी भी बहती है, जो इधर पहले इंडिया के रीजन से भी निकल के आती है। और ये जरपाल नामक गाँव है जिसके ऊपर पाकिस्तानों ने अलग अलग साइड से, कभी लेफ्ट से कभी राइट से अटैक किया और हर बार हमारी फौजों द्वारा उनका डटकर मुकाबला किया गया और फाइनली इस एरिया के ऊपर हमने कब्जा भी किया और पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। अगले दिन 16 दिसंबर 1971 को 3 ग्रेनेडियर्स को घमासान युद्ध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी जवाबी हमला करके अपना गवाया हुआ क्षेत्र जो वह खो चुके थे उसको वह फिर से पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारी गोलाबारी की, बमबारी की। लेकिन हमारे जो 3 ग्रेनेडियर्स थे उन सभी फौजियों का मेजर दहिया साहब ने इतना अच्छे से मनोबल बढ़ा रखा था कि वह दुश्मन को करारा जवाब देते रहे और दुश्मन की इस कोशिश को भी उन्होंने नाकाम कर दिया। 17 दिसंबर 1971 को सूरज की पहली किरण से दुश्मन ने फिर से अपनी एक बटालियन के साथ बमबारी गोलाबारी शुरू कर दी और मेजर होशियार सिंह दहिया साहब की कंपनी जो पहले से काफ़ी जोश में थी उसने इस हमले का डटकर मुकाबला किया और मेजर होशियार सिंह साहब ने इस हमले में जवाब में एकदम निडर होकर अपने सभी जवानों का हौसला पूरे उकसाते रहे और उन सभी को लड़ाई के लिए तैयार करते रहे, जिससे कि हमारे जवान पाकिस्तान को वापस फिर से उनको वहाँ पर खदेड़ दिया गया। इसी बीच उन्होंने भी एक मीडियम मशीन गन उठाई और पाकिस्तानी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। चूँकि जो हमारे मीडियम मशीन गनर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो चुके थे, तो उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। बताते हैं कि इस युद्ध में दुश्मन के निवासी 89 जवान मारे गए थे और इसके साथ साथ उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम बताया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा भी शहीद हो गए थे। उनके साथ साथ उनके 3 और अधिकारी भी जो कमीशन अधिकारी थे पाकिस्तान के, वह भी शहीद हो गए थे। यह पाकिस्तान के सभी फौज के लिए उस स्थिति में वहाँ पर उनकी कमर तोड़ने के बराबर था और
अंत में जो उनके बच्चे कुछ सैनिक रह गए थे उनको हमारी फौजों ने बाद में जवाब देते रहे और कुछ को बंदी भी बना लिया गया। 2 घंटे बाद ही युद्ध विराम का आदेश आ गया कि युद्ध अब समाप्त हो गया है। तो पाकिस्तान के द्वारा सफ़ेद झंडे दिखाकर अपने अधिकारियों की जो डेड बॉडीज़ थी उनको वापस मांगा गया, जिनको ससम्मान हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको वापस भी कर दिया, और जो युद्धबंदी बनाए गए थे उनको भी अकॉर्डिंग टू रूल सभी को वापस कर दिया गया। तो यह कहानी थी हमारे दहिया साहब के बारे में। उन्हें अपनी बहादुरी नेतृत्व के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और यह उनका जो अवार्ड था यह 17 दिसंबर 1971 से प्रभावी था। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 1971 के वार में हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस ससम्मान उनको वापस भी किया था, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक नियम है कि यदि युद्ध के दौरान कोई भी युद्धबंदी, जिसको हम प्रिजनर्स ऑफ वार भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में युद्धबंदी बोला जाता है, को अगर आपने कब्जा कर लिया है, अगर हमने उनको युद्धबंदी बना लिया है, तो वार खत्म होने के बाद उनको वापस भी करना है। तो हमने पूरी सभी सैनिकों को वापस किया। पाकिस्तान ने भी कुछ हमारे सैनिकों को वापस किया, लेकिन ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा 1971-1965 के वार के कुछ हमारे भारतीय जो फौजी थे उनको कुछ को अभी तक भी वापस नहीं किया था। इसके ऊपर आप लोग देख भी सकते हैं, 1971 एक वार मूवी बनी है जो रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो हमारे सैनिक थे उनमें कुछ सैनिकों को, लगभग 54 उनकी संख्या बताई जाती है, 54 सैनिकों को पाकिस्तान ने जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया और उनको अपने पास कब्जे में रखा। उनका एक जो मानवीय व्यवहार उनके साथ करना होता है वह तक भी उनके साथ नहीं किया गया। तो यह उस देश की सोच है जिस तरह से वो अपने पॉलिसी को चलाता है। तो इस वीडियो में हम ये तक रखेंगे। अगली वीडियो में हम अपने अगले वार हीरोज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।